from today onward, let's start the fresh topic, the fresh chapter, and its gravitation. After finishing rotational dynamics, by default this is the chapter gravitation. And in fact, in this chapter, we'll study the mechanics of heavenly bodies. आसमान में जो हमें सूरज, चांद, तारे दिखाई देते हैं, इनके साथ में किस तरह से मैकेनिक्स होल्ड करती है, क्या इनकी सच्चाई है, हाउ डू दे मूव, हाउ डू दे बिहेव, और किस तरह के मैकेनिकल लॉस इनमें अप्लाई करते हैं, ऑल दैट थिंग वुड बी डेल्ट इन दिस चैप्टर। उनसे रिलेटेड हम फिजिक्स भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम मैथमेटिक्स भी सीखेंगे इस चैप्टर में। डेफिनेटली यह एक ऐसा चैप्टर है जिसने इट हैड ऑलवेज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ मैनकाइंड। यह समझिए जब से शायद इंसानों ने सोचना चालू करा होगा, आसमान में देखते चले आ रहे होंगे और आसमान में होने वाले फिनोमेना उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दे हैड ऑलवेज रिमेन्ड अ टॉपिक ऑफ क्यूरियोसिटी। देयर आर वेरियस थियोरीज, वेरियस कंसेप्ट समय समय पर आते रहे हैं, और काफी पहले तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, जो इनमें एक संबंध हमेशा से कहा जाता रहा है कि जो हेवनली बॉडीज है वह अर्थ पर होने वाले इवेंट्स को, अर्थ पर होने वाली गतिविधियों को किसी न किसी तरह से कंट्रोल करती हैं, किसी तरह से रेगुलेट करती हैं। डेफिनेटली इस चैप्टर में फिलोसोफर्स का, थिंकर्स का एक मेजर योगदान रहा है, और इनफैक्ट कई बार तो इस चैप्टर को रिलीजन से भी जोड़कर इसमें नए नए कंसेप्ट हमेशा से कहे जाते रहे। हेवनली फिनोमेना का जो इस्तेमाल है वह ऑलमोस्ट हर होली बुक में आपको मिलेगा, चाहे वह महाभारत हो, चाहे वह रामायण हो, चाहे वह बाइबल हो, चाहे वह कुरान हो। इन सभी रिलीजन बुक में हेवनली बॉडीज और हेवनली बॉडीज में होने वाले जो फिनोमेना है, जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, उनका इस्तेमाल और उनका जिक्र हमेशा से मिलता चला है। सोलार एक्लिप्स और जो रमजान का महीना, ये सारे दे आर रिलेटेड। देखिए, रिगार्डिंग द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज, द बिहेवियर ऑफ हेवनली बॉडीज, जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, जो एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, दैट वाज डन बाय ग्रीक्स। एक समय जो ग्रीस की सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हुआ करती थी, और ग्रीस में, एथेंस में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और वह यूनिवर्सिटी में उस समय इट वाज वेल डेवलप्ड। वहां पर तरह तरह की स्ट्रीम्स बच्चों को सिखाई जाती थी, तैयार करी जाती थी, और उन्हीं में एक प्रोफेसर था, द नेम वाज सोक्रेट्स, सुकरात। नाम आप लोगों ने सुना होगा, महान संत थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, थिंकर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि रात रात भर बैठकर वो आसमान में देखा करते थे, और आसमान में, कुछ लोग कहते हैं वो आसमान में देखते हुए सोचते रहते थे,
और विचार दिया करते थे। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि वो आसमान में हेवनली बॉडीज को देखा करते थे। रात रात भर चांद और चांद के जो अलग अलग शेप बनते हैं, अलग अलग पोजीशन होती है, उसको देखा करते थे। और जो भी कुछ वहां देखा करते थे वह उसके बारे में सभी को बताते भी थे। ऑल्दो उनको ग्रीस में ही, एथेंस में ही पागल करार दे दिया गया था, और उनके विचार कुछ इतने अधिक रिवॉल्यूशनरी थे जो वहां के राजा को बहुत परेशान कर देते थे। अल्टीमेटली ही वॉज पॉइजन्ड, उसको जहर दे दिया गया था और जहर देकर मार दिया गया था सोक्रेट्स। सोक्रेट्स का ही एक स्टूडेंट था प्लेटो। वंस अगेन अनदर फिलोसोफर, अनदर थिंकर। उसी एथेंस यूनिवर्सिटी का चीफ बना बाद में वह। उसने भी आसमान में होने वाले इवेंट्स को थ्रू आउट लाइफ पर अपने देखता रहा, और जो भी कुछ उसको दिखा वो सभी को बताता रहा। प्लेटो का जो स्टूडेंट था, शिष्य था, दैट वाज एरिस्टोटल, अरस्तु। यू माइट हैव हर्ड, ही वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर को शिक्षा देने वाला एरिस्टोटल ही था, प्लेटो का शिष्य। एरिस्टोटल इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सन, एक अद्वितीय प्रतिभा। वो उस समय वहां सारी बातें सीखता था, जानता था, जो उस समय पढ़ाई जाती थी, सीखी और सिखाई जाती। वह लगभग सभी आर्ट में माहिर था और लगभग हर साइंस और हर चीज को उस समय वह समझता था, और हर चीज पर न केवल समझता था बल्कि अपने विचार भी रखता था। एरिस्टोटल ही वह पर्सन था जिसने सबसे पहली बार पंच तत्व का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स। ये सबसे पहली बार एरिस्टोटल ने ही दिया था। एरिस्टोटल was the first person who suggested the geocentric model of the universe. उसने सबसे पहली बार पूरे यूनिवर्स के सेंटर को अर्थ बताया, और सबसे पहली बार उसने कहा था कि आसमान में हमें जितनी भी बॉडीज दिख रही है वह सभी अर्थ के चारों तरफ घूमती है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होती है। एरिस्टोटल ने सबसे पहली बार यह कहा कि अर्थ से कुछ दूरी पर मून है, फिर उसके बाद मर्क्यूरी है। एरिस्टोटल ने मून के बाद मर्क्यूरी को रखा, और मर्क्यूरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद सन है, सन के बाद मार्स है, मार्स के बाद वी हैव गॉट अनदर प्लैनेट, और उसके बाद ढेर सारे आसमान में स्टार्स। दिस वॉज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय एरिस्टोटल। और खास बात हम बता दें, एरिस्टोटल उस समय का बहुत एक रिनाउड पर्सन हुआ करता था, एक ऐसा पर्सन जिसको सभी लोग मानते थे, जस्ट बिकॉज कि वो अलेक्जेंडर का गुरु हुआ करता था। अलेक्जेंडर का गुरु होना कोई बहुत बड़ी, मतलब कोई बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है अपने आप, और उसकी बात तो निश्चित सभी को माननी ही है। मोर ओवर वह अपने आप में इतना नॉलेजेबल था कि उसके कंसेप्ट को, उसके विचारों को चैलेंज करना, उसके साथ वाद विवाद करना वो बहुत मुश्किल था। वो हर डिबेट में जीतता था, अपनी बात को हर जगह हमेशा सही साबित करता था। ऑल्दो ऐसी बात नहीं है कि उस समय सिर्फ यही एक थ्योरी, यही एक कंसेप्ट था। एरिस्टोटल के ही समय उसी यूनिवर्सिटी में देयर वाज अनदर पर्सन, उसका नाम इट वाज
एराचार्टस, सम लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। एरिस्टोटल का ही एक शायद फेलो प्रोफेसर हुआ करता था। उसने उस समय कहा कि शायद सन सेंटर है, सन के चारों तरफ बाकी सभी लोग घूम रहे हैं। मगर खास बात, क्योंकि एरिस्टोटल उस यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर रहा होगा, तो बातचीत हमेशा एरिस्टोटल की ही मानी गई। कभी भी एराचार्टस की बात कभी रिकॉग्नाइज नहीं रही। और ये सारे डेवलपमेंट हुए थे, इट वॉज इन द ईयर नियरली 320 और 420 BC। ईसा मसीह से लगभग 300, 350, 400 साल पहले यह सारे डेवलपमेंट हुए थे। सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल ने मिलकर यह जियोसेंट्रिक मॉडल का कंक्लूजन दिया था। और इसी जियोसेंट्रिक मॉडल को सभी लोग मानने भी लगे थे, क्योंकि सन एक तरफ से उदय होता था, एक तरफ अस्त होता था, एक तरफ से राइज होती, एक तरफ सेट होता था, तो बिल्कुल साफ साफ दिखता था कि सन ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, मून भी ऐसे चारों तरफ घूम रहा है। तो अपैरेंटली कुछ उसी तरह की मूवमेंट दिखाई देती थी। लगभग 400 साल के बाद इट वॉज टोलेमी। यह in fact this was a dynasty of Egyptian ruler। इजिप्ट के राजा हुआ करते थे टोलेमी, टोलेमी 1, टोलेमी 2, टोलेमी 3, इस तरह से टोलेमी 16 यह इजिप्ट का राजा हुआ करता था। और इजिप्ट में भी एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अलेक्जेंड्रिया, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। जिस तरह से यह समझो कि हिंदुस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, चाणक्य जिसमें प्रोफेसर हुआ करता था उस समय, इसी तरह से इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ फेमस मैथमेटिशियंस फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। उसी में यह टोलेमी 16 पढ़ा था, उसी में इसकी एजुकेशन हुई थी। और उस जगह पर एडुकेट होने के बाद यह इजिप्ट का राजा बना था। टोलेमी 16 he was interested in mathematics, मैथमेटिक्स में उसका खास इंटरेस्ट था। he was interested in geography। टोलेमी 16 ने सबसे पहले यह कहा कि अर्थ गोल है। और इसके बाद उसने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को देखकर पहली बार एक मैप बनाया, ज्योग्राफिकल मैप। एक ऐसा ज्योग्राफिकल मैप जिसमें उसने इजिप्ट की लोकेशन, ग्रीस की लोकेशन, इटली की लोकेशन, उसके आसपास लीबिया, सीरिया, सब जगह की लोकेशन को दिखाया था। और यह दिखाया था कि अर्थ इस तरह से दिख रही है, ऑल दिस इज लैंड, और इस तरह से समुद्र है, पानी है। He was the first person जिसने यह कहा कि अर्थ राउंड शेप की है और इस पर जमीन इस तरह से लोकेटेड है। Once again, Ptolemy 16 had supported the geocentric model of the universe। Ptolemy का मैप कुछ इस तरह से था, उसने अर्थ को बीच में रखा। उस समय तक उसने जुपिटर और सैटर्न भी देख लिए थे। सन, अर्थ को बीच में रखकर, फिर उसके चारों तरफ घूमता हुआ मून, फिर उसके चारों तरफ और दूर मर्क्यूरी, देन वीनस, देन एक बड़ा सा प्लैनेट सन, मर्क्यूरी, वीनस, मून, मर्क्यूरी, then Venus, then Sun, and then Mars, and then Jupiter, और फिर उससे और दूरी पर सैटर्न। इस तरह से, और सबसे दूरी पर उसने स्टेशनरी स्टार्स रखे थे, स्टेशनरी स्टार्स आउट ऑफ दिस सिस्टम, जो बिल्कुल स्थिर है।
In fact, Ptolemy was the person who gave the concept of birth of stars. उस समय एक बार उसने, आज के समय जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, हम सुपरनोवा किसे कहते हैं? यदि एक स्टार, उसकी उम्र पूरी हो जाए और वह स्टार शाइन करना बंद कर दे, तो ठीक शाइन करने से पहले वह ब्राइटली शाइन करता है और ब्राइटली शाइन करने के बाद वो हमेशा के लिए बुझ जाता है, मतलब उसमें से रोशनी आना बंद हो जाती है. Then we used to say that star had finished, उसमें फ्यूल फिनिश हो गया, चमकना बंद कर दिया. मगर उसने उल्टा कंसेप्ट दिया, उसने बर्थ ऑफ स्टार्स दिया. उसको एक बार आसमान में एक नया तारा एक नई जगह पर दिखना चालू हो गया, तो उसने कहा कि इस जगह पर एक नया तारा आसमान में जन्म लिया है और आसमान में इस तरह से तारे जन्म लेते हैं और बढ़ते चले जाते हैं. यह टोलेमी ने कहा और उस समय पर ढेर सारे इस तरह के कंसेप्ट भी बन गए थे कि भाई जब इंसान मर जाता है तो आसमान में जाके तारा बन जाता है और इस तरह से आसमान में तारे बढ़ते जा रहे हैं. Ptolemy was in the year some 60 to 100 AD. जीसस क्राइस्ट के लगभग 50 से 100 साल के रेंज में टोलेमी ने यह सारे कंसेप्ट दिए. इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ था वो भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के इवेंट से ही रिलेटेड था. इट्स मेंशन्ड इन द बाइबल दैट कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो रहा था तो उस समय जो कबीले वाले थे, उन कबीले वालों ने आसमान से एक चमकते तारे को टूटकर जमीन पर गिरते हुए देखा था. और जब उनने चमकते तारे को जमीन पर टूटते हुए गिरते देखा तो जिस जगह वह तारा टूट के गिरा वो उस तरफ दौड़ पड़े, और जब उस तरफ दौड़ पड़े तो उस जगह पर उन्हें जीसस क्राइस्ट का जन्म होते हुए देखा और इसीलिए उन्होंने कहा कि यह देवदूत है, यह तारा जो टूटकर गिरा है वह जीसस क्राइस्ट के रूप में जन्म लिया है, यह देवदूत है. उनके जन्म लेते से ही वह देवदूत कहलाने लगे और निश्चित वह एक हेवनली फिनोमेना था जो हुआ था. उस समय डेफिनेटली कुछ एस्टेरॉइड टूटकर गिरा होगा और वह अर्थ पर आते समय ब्राइटली शाइन करने लगता है और ऐसा इल्यूजन देता है कि जैसे कोई तारा जमीन पर गिर रहा. डेफिनेटली ऑल दिस वर द हेवनली इवेंट्स. और इसके बाद एक लंबे समय तक यही सोलार सिस्टम के लिए, हमारे यूनिवर्स के लिए यही मॉडल माना जाता रहा. इसी मॉडल को जितने भी रिलीजियस लीडर थे वह मानते थे और इसी को प्रोपोगेट करते थे. इट वॉज मोर रिलेटेड टू रिलीजन rather than any science or technology. ये साइंस और टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं माना जाता था, इसे एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट ज्यादा माना जाता था. हम हिंदुस्तान में भी आज भी जो कहते हैं नवग्रह, और उन नवग्रह में हम इन्हीं को रखते हैं, जिसमें सन को भी हम ग्रह मानते हैं, सूर्य भी एक ग्रह है, चंद्रमा को भी एक ग्रह मानते हैं और हम उन्हीं की पूजा भी करते हैं. हर पूजा में नवग्रह पूजन जनरली होता है कि भाई 9 ग्रहों को शांत करो, उनको अपने फेवर में करो. तो डेफिनेटली इन सब चीजों को एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा माना जाता रहा, रिलीजन का एक हिस्सा माना जाता रहा, एक आस्था का विषय बना रहा. और लगभग 1500 साल तक यह जियोसेंट्रिक मॉडल ही चलता रहा, until and unless it was Copernicus in 1400 AD. 1400 AD में कॉपरनिकस, he was a priest in fact, वो एक पादरी था, रिलीजियस लीडर था.
कॉपरनिकस आसमान में ऑब्जर्व करता था और बॉडीज को मूव करते देखता था, और उसको यह मॉडल उन मूवमेंट के हिसाब से कभी डाइजेस्ट नहीं होता था। लूनार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स, वो प्रॉपरली इस मॉडल के हिसाब से उसको कभी समझ में नहीं आती। वह बीस्ट होने के साथ साथ में प्रोफेसर भी था, पाया भी करता था, और जिंदगी भर वह सोचता रहा और बुक लिखता रहा, अपने कंसेप्ट, अपने थ्योरी को लिखता रहा, मगर कभी भी उसने अपने कंसेप्ट को पब्लिसाइज नहीं करा। पब्लिसाइज इसलिए नहीं करा क्योंकि शायद वह डरता था। वो जिन बातों को लिखता था वो बातें उस समय की मान्यता के ठीक विपरीत थी, और क्योंकि वो उस समय की मान्यता के ठीक विपरीत थी इसलिए उसने कभी भी अपनी उम्र भर पब्लिसाइज नहीं करा। एक समय वह मर गया, और जब वह मरा तो उसके जितने भी बिलोंगिंग्स थी वह सब देखी गई, और उन बिलोंगिंग्स में उसके द्वारा लिखे हुए कुछ थ्योरी, कुछ कंसेप्ट, कुछ मिला, जिसमें यह पाया गया कि ही स्ट्रांगली बिलीव दैट सन इज द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। यह बात कॉपरनिकस ने कभी भी किसी के भी सामने नहीं कही। यह बात तो उसके मरने के बाद जाहिर हुई, जब उसके द्वारा लिखी हुई कई बातें खोलकर जब देखी गई, उनको पढ़ने का प्रयास करा गया कि यूनिवर्स का सेंटर सन है एंड अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। कॉपरनिकस ने सबसे पहली बार यह मॉडल दिया था कि सन के चारों तरफ मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के चारों तरफ उसके बाद वीनस है, देन वी हैव गॉट अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ मून। यह सबसे पहली बार कॉपरनिकस ने कहा था, मगर कॉपरनिकस ने एक बात और कही, ऑल दिस प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। यह सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते। ऑल्दो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह सारी बातें कॉपरनिकस तो सिर्फ लिखकर चला गया था और उसके बाद मर गया था, और उसके बाद उस समय जो भी कुछ थोड़े बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे, थोड़े इंटेलेक्चुअल्स रहे होंगे, उनने उसकी बातों को पढ़ के समझने की कोशिश करी और कुछ बातों को समझा भी, मगर इस चीज को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाने में, उसको बहुत ज्यादा फेमस करने में किसी ने कोई खास रोल प्ले नहीं करा। इट वॉज जस्ट बिकॉज वो स्वयं कॉपरनिकस नहीं कर रहा था, कोई और कर रहे थे, तो कोई बहुत ज्यादा यह चीज पॉपुलर नहीं हुई। इसी के कुछ 50-100 साल के अंतराल में ही देयर वाज अनदर पर्सन इन डेनमार्क, ही वाज टाइको ब्राहे। In fact, he was a king of his time. अपनी समय पर वह डेनमार्क का राजा हुआ करता था। And once again, thoroughly interested in astronomy and astrology. एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, और वह पूरी तरह से इस बात को समझने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह से ग्रह और ग्रह की दशाएं, प्लैनेट्स एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। किस तरह से प्लैनेटरी मोशन के द्वारा जमीन पर होने वाले फिनोमेना पर असर पड़ता है, क्योंकि उसने एक बात देख रखी थी, हाई टाइड्स और लो टाइड्स फिनोमेना को देख रखा था। उसने यह देख रखा था
कि हर एक फिक्स टाइम के बाद समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, समुद्रों में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, और हर 15 दिन के बाद यह फिनोमेना होता है। 15 दिन के बाद समुद्रों में लहरें इतनी ऊंची ऊंची आती है जो सचमुच में बेहद बेहद डरावनी होती है, और हर 15 दिन के बाद वो समुद्र इतना शांत हो जाता है और उसमें लहरें इतनी नीचे चली जाती है कि चारों तरफ बिल्कुल शांति प्रतीत होती है। और उसने यह बात भी देख रखी थी कि ये जो लहरों का ये जो टाइम पीरियड है, समुद्रों में ज्वार भाटा आना और समुद्र का इस तरह से शांत होना, ये टाइम पीरियड बिल्कुल चंद्रमा का जो टाइम पीरियड है, जो चंद्रमा सबसे बड़ा होता है और बिल्कुल गायब हो जाता है, वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। उसने कहा इसका मतलब आसमान में जो हमें चंद्रमा दिख रहा है, वह जब पूरे समुद्र को इस तरह से उस पर असर डालता है, इसका मतलब पूरे अर्थ पर, हमारे जीवन पर, हर एक पर वह असर डालता है। तो टाइको ब्राहे जो वाकई में एक राजा हुआ करता था, डेनमार्क का राजा हुआ करता था, उसको इस पर्टिकुलर साइंस में काफी अधिक इंटरेस्ट आया था। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को रिलेट करने की कोशिश कर रहा था इस बात को समझने की कि किस तरह से यह प्लैनेटरी मोशंस, यह बॉडीज हमारे ऊपर असर डालती है और जिंदगी भर वह अलग अलग हेवनली बॉडीज और उनकी पोजीशन और उनमें होने वाले फिनोमेना को वह नोट डाउन करता रहा, वह इन बातों को समझने की कोशिश करता रहा। एंड टाइको ब्राहे फॉर द फर्स्ट टाइम commented that earth revolve around the sun sun revolve around the earth and remaining bodies revolve around the sun। टाइको ब्राहे ने जो कंसेप्ट दिया कि अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है, दिस वॉज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय टाइको ब्राहे कि अर्थ सेंटर है और अर्थ के चारों तरफ सन घूम रहा है, और सन के चारों तरफ मर्क्यूरी, वीनस और बाकी के प्लैनेट्स घूम रहे। दिस वॉज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय टाइको ब्राहे। एक बिल्कुल नई बात कि अर्थ के चारों तरफ सन घूम रहा है और अर्थ के चारों तरफ मून भी घूम रहा है, और फिर सन के चारों तरफ मर्क्यूरी, वीनस और ये सब घूम रहे। और टाइको ब्राहे ने आसमान में अलग अलग प्लैनेटरी मोशन जो ऑब्जर्व करी, उससे अपनी इस बात को बड़े अच्छी तरीके से पेश भी सोचता भी था और पेश भी करता था, और वो अपने इस मॉडल को बहुत स्ट्रांगली मानने लगा था और इस बात को सभी को बताने भी लगा था। और उस समय टाइको ब्राहे का इस पर्टिकुलर काम में नाम भी चल निकला था। जब उसका नाम इस तरह से चल निकला तो उसी नाम को सुनकर केपलर, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था, केपलर के दिमाग में यह विचार आया कि मैं टाइको ब्राहे के पास चला जाता हूं, वो टाइको ब्राहे का शिष्य बन जाता हूं, वो टाइको ब्राहे से ये सारी बातें सीखकर आता हूं। शायद केपलर उस समय सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही सीखना चाहता था, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में संबंध, और वो एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता रहा होगा। केपलर टाइको ब्राहे के पास गया उसका शिष्य बनने के लिए कि भाई मुझे भी सिखाइए। टाइको ब्राहे ने केपलर को अपने अंडर में ले भी लिया और जो भी कुछ करता था वह केपलर को बताता था।
उसी समय में टाइको ब्राहे को समझ में आ गया कि ये केपलर बहुत ज्यादा ब्राइट है और केपलर उसको बड़े अच्छे अच्छे विचार देता था और केपलर का विचार वो बहुत ज्यादा सुने और उस समय आसपास में माने जाने लगे थे। टाइको ब्राहे को केपलर से डर लगने लगा। उसको इस तरह से डर लगने लगा कि कहीं उसकी नेम और फेम केपलर नहीं ले ले। तो टाइको ब्राहे ने क्या करा, केपलर को कहा कि अब तुम सिर्फ एक ही काम करो। किस तरह का काम? बोले आसमान में जो मार्स की पोजीशन है, जो मंगल ग्रह है, जो लाल कलर का है, इस मंगल ग्रह की पोजीशन को डेली देखना, इसकी मॉनिटरिंग करना और इसके बारे में समझना, यह तुम्हारा काम। और इसके बाद टाइको ब्राहे केपलर के साथ में थोड़ा व्यवहार भी उसका थोड़ा बदल गया। इनफैक्ट टाइको ब्राहे ने केपलर को सबसे इंपॉर्टेंट काम दे दिया। केपलर आसमान में मार्स की मोशन ऑब्जर्व करता है, जो कि इस तरह से दिखाई देती है। मार्स की आसमान में मोशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। समय समय पर, अलग अलग समय पर इस तरह से आसमान में मूव होता हुआ दिखाई देता है। नाउ केपलर बड़े ध्यान से मार्स को मूव होते हुए देखता रहा, उसके इस तरह के मोशन को मूव होते हुए देखता रहा और काफी सोचने के बाद, तब तक वो टाइको ब्राहे को छोड़कर फिर वापस जर्मनी लौट चुका था। टाइको ब्राहे को इसलिए छोड़ दिया था कि भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। मगर इस मार्स की मोशन के आधार पर Kepler was the first person who concluded the perfect model of solar system. और इस परफेक्ट मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम को कंक्लूड करने के लिए उसने सहारा लिया टाइको ब्राहे के जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे। टाइको ब्राहे ने जो ऑब्जर्वेशंस करे थे, दे वर वेरी मच परफेक्ट, वो बहुत परफेक्ट थे। उन परफेक्ट ऑब्जर्वेशंस को पूरी तरह से उसने इस्तेमाल करा और खुद से जो स्टडी करी, दैट वाज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ मार्स, द प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह। इसकी मोशन को उसने स्टडी करा एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम concluded the exact model of the universe.